हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस विज्ञान के अंतर्गत आज हम जो पाचन तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसका जो डायग्राम है वो बनाएंगे हम और उसके डायग्राम का हम नामांकन करेंगे। यहाँ पर देखिए पाचन तंत्र, ये जो पाचन तंत्र होता है इसके दो भाग होते हैं, एक आहार नाल और दूसरा भाग जो होता है वो होती है पाचक ग्रंथियां। एक आहार नाल और दूसरा भाग कौन सा होता है? पाचक ग्रंथियां। डायग्राम देखो, इसका चित्र बना रहा हूं मैं यहाँ पर पाचन तंत्र का। देखिए बहुत ही ध्यान से देखना है डायग्राम को। ये आपका जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो पाचन तंत्र का है। देखिए आप नामांकन देखिए कि भागों का ये जो भाग है ये होता है आपका आमाशय। कौन सा पार्ट कहलाता है? ये आपका आमाशय कहलाता है। ये जो भाग होता है आपका ये आपका आमाशय। ये जो पार्ट्स हमने बनाया है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा ये आपका तनुपट या डायफ्राम कहलाता है। तो क्या नाम देंगे बेटा इसको? तनुपट या डायफ्राम। तनुपट या क्या नाम देते हैं इसको? डायफ्राम नाम देते हैं। अगला देखो, ये जो ग्रंथि है ये यकृत ग्रंथि कहलाती है। कौन सी ग्रंथि है ये? यकृत ग्रंथि। और यकृत ग्रंथि में ये जो आपको ये जो वाला जो भाग है ये आपका पित्ताशय कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पित्ताशय। इसके बाद ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आपका अग्नाशय नली कहलाती है। अग्नाशय ग्रंथि भी इसको बोल सकते हैं। कौन सी ग्रंथि है ये? अग्नाशय ग्रंथि। आगे देखिए, ये आपका जो मैं यहाँ पर भाग बना रहा हूँ ये छोटी आंत कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है ये? छोटी आंत कहलाती है। कौन सी आंत है ये? छोटी आंत। ये आपकी
ये आपकी छोटी आंत। इस तरीके से होती है छोटी आंत, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लंबाई होती है वो छोटी आंत की होती है। किसकी होती है बेटा सबसे ज़्यादा लंबाई? छोटी आंत की होती है, क्योंकि जो छोटी आंत होती है वो सर्वाधिक लंबी होती है। छोटी आंत, ये आपकी छोटी आंत है। इसको पूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, और इसको नाम देते हैं छोटी आंत। क्या नाम देते हैं इसको? छोटी आंत। ये आपकी होगी कौन सी आंत? छोटी आंत। हो गई बात। अब इसमें ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग होता है आपका, पूरा संपूर्ण भाग होता है बड़ी आंत। संपूर्ण वाला जो भाग होता है बेटा, इस संपूर्ण वाले भाग को कहते हैं बड़ी आंत। तो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ बड़ी आंत। क्या नाम दिया है यहाँ पर? बड़ी आंत। एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ आपको कि ये वाला जो भाग है वो तनुपट या डायफ्राम, ये आपका आमाशय, ये आपकी यकृत ग्रंथि, ये आपका पित्ताशय, ये आपकी बड़ी आंत, और ये संपूर्ण हो गई आपकी छोटी आंत। हो गई छोटी आंत। लास्ट में ये वाला जो भाग होता है इसको बोलेंगे हम गुदा। क्या कहेंगे इसको? ये वाला जो पार्ट्स होता है आपका, इसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली कहे या भोजन की नली भी कह सकते हैं। ग्रास नली या क्या कह सकते हैं? भोजन नली। हो गई भोजन नली। अब आगे देखो आप, इसके बाद आपका जो पार्ट्स है, वो यहाँ से इस तरीके से ये हिस्सा बनेगा आपका। ये पार्ट्स हो गया आपका, और यहाँ से ये इस तरीके से हिस्सा बनेगा। ठीक है, ये पूरा आपका डायग्राम बन गया। अब यहाँ आपका ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये आपकी मुख और मुख हुआ, ये आपका हो गया मुख। क्या हो गया आपका? ये मुख। और इसके अंदर आपकी ये जो गुहा है, ये कहलाएगी बेटा मुख गुहा। कौन सी गुहा है? मुख गुहा। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, ये यहाँ पर इस तरीके से उल्टी सी आकार की नली होती है। सी तो सीधी होती है, ऐसे उल्टी सी आकार की नली होती है, और इसको बोलते हैं बेटा ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रसनी। क्या कहेंगे इसको? ग्रसनी। अब ये जो पूरा जो नामांकन है आपका, ये पूरा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इस सिस्टम में ये जो नामकरण है वो इतना तो आपको नामकरण करना ही है। अब देखिए एक बात, अगर हम मुख की बात करते हैं, मुख जो होता है वो किसमें खुलता है? मुख गुहा में। किसमें खुलता है? मुख गुहा में। मुख गुहा में एक पेशीय युक्त संरचना पाई जाती है जिसे जीभ कहते हैं। क्या कहते हैं? जीभ। और ये जो जीभ होती है, जीभ, ये जो जीभ होती है वो फ्रेनुलम लिंगुअल, ये जो फ्रेनुलम लिंगुअल होता है इसके द्वारा जीभ जुड़ी हुई होती है, जॉइंटेड रहती है फ्रेनुलम लिंगुअल। मुख गुहा में
जो जबड़े होते हैं उन जबड़ों में मसूड़ों के अंदर दांत फंसे हुए रहते हैं। दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अपचर्वनक और चौथा चर्वनक। कृंतक दांतों की संख्या देखी जाए ऊपरी और निचले जबड़े में तो 4 + 4 = 8 होती है। रत्नक दांतों की 2 + 2 = 4 होती है। अपचर्वनक दांतों की देखी जाए 4 + 4 = 8 होती है और चर्वनक दांतों की देखी जाए तो 6 + 6 = 12 होती है। कुल यदि दांत देखे जाए तो कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इनमें से जो 20 दांत होते हैं वो दूध के दांत कहलाते हैं। अस्थायी दांत होते हैं दूध के दांत जो दोबारा से आते हैं। तो ध्यान रखना है, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20 है और 1 बार आने वाले दांतों की संख्या 12 है और कुल दांतों की संख्या 32 होती है और दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो ये दांतों को हो गए आपके 4 प्रकार हो गए 4 प्रकार। अब देखो इसके बाद जो अगला भाग है वो आपका क्या कहलाता है बेटा? ग्रसनी। अगर हम ग्रसनी की बात करते हैं तो इस ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। एक मुख ग्रसनी, दूसरा कंठ ग्रसनी और तीसरा नासा ग्रसनी। मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और नासा ग्रसनी। ये हो गई आपकी मुख, कंठ और नासा ग्रसनी। अब आगे देखते हैं हम। इस ग्रसनी के बाद आ जाता है आपका क्या? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में यहाँ पर आ जाता है आपका क्या? आमाशय। ये जो आमाशय होता है बेटा, इस आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां हैं? जठर ग्रंथियां। अब ग्रंथियों की बात करते हैं तो ये जो हमारी मुख गुहा होती है, ये मुख गुहा, इसमें भी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लाल ग्रंथि। और ये जो लाल ग्रंथि होती है, इस लाल ग्रंथि में टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम। इसी प्रकार से आमाशय में जो जठर ग्रंथियां पाई जाती है, इनसे जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है बेटा? जठर रस। इस रस में क्या क्या पदार्थ होते हैं? इस रस में म्यूकस भी होता है, इस रस में HCl भी होता है और इस रस में पेप्सिन प्लस रेनिन भी होता है। पेप्सिन भी होगा और रेनिन होगा। HCl, पेप्सिन प्लस रेनिन और म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो श्लेष्मा ग्रीवा जो सेल्स होती है उनके द्वारा स्त्रावित होता है। HCl जो होता है वो ऑक्जेंटिक जो कोशिकाएं होती हैं उन ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होता है। ये बात हो गई। आगे देखो, पेप्सिन के साथ साथ में क्या पाया जाता है बेटा? रेनिन। ये जो रेनिन एंजाइम होता है ये नवजात शिशुओं में सक्रिय रहता है। किसमें रहता है बेटा? नवजात शिशुओं में सक्रिय। नवजात शिशुओं में सक्रिय रहता है ये, और नवजात शिशु में सक्रिय के बाद फिर ये धीरे धीरे निष्क्रिय होता चला जाता है। ये दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। दूध को किस में बदलने का काम करता है? दही में बदलने का काम। आगे देखो, इसके बाद बात करते हैं यकृत ग्रंथि की।
तो ये जो यकृत ग्रंथि होती है इसकी क्रियात्मक और जो संरचनात्मक इकाइयां हैं लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। और क्रियात्मक और जो संरचनात्मक इकाई है उसको बोलते हैं यकृत पालिका। क्या कहते हैं? यकृत पालिका। लगभग 1 लाख यकृत पालिकाएं पाई जाती है यकृत ग्रंथि में, और इनसे पित्तरस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पित्तरस का। और पित्तरस जो होता है वो किसमें इकट्ठा रहता है? पित्ताशय में। किसमें इकट्ठा रहता है? पित्ताशय में इकट्ठा। अब इसके बाद आपकी आती है कौन सी आंत बेटाओ? छोटी आंत। इस छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। इसकी जो भुआ होती है वो छोटी होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला भाग इसका ग्रहणी, दूसरा इसका जेजुनम, और तीसरा भाग होता है इसका इलियम। एक ग्रहणी, एक जेजुनम और एक इलियम। तो कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 3 भाग होते हैं। ये ग्रहणी वाला भाग है बेटा, देख लो आप, ये वाला पार्ट्स, ये पूरा ग्रहणी वाला भाग है। ये जेजुनम में मध्य में, और लास्ट में जो भाग होता है वो इलियम होता है। क्या होता है बेटा? इलियम। इसके बाद ये जो छोटी आंत होती है इसकी दीवारों पर, आंतरिक दीवारों पर छोटी छोटी उंगली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनको रसांकुर या बिलाई कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? रसांकुर या बिलाई। और ये रसांकुर या जो बिलाई होते हैं वो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। अवशोषण सतह का क्या बढ़ाते हैं बेटा? क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ाते हैं रसांकुर या कौन? बिलाई जो होती है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। इसकी भुआ बड़ी होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं बड़ी आंत के भी। एक सीकम, एक आपका कॉलन वाला भाग, और एक होता आपका मलाशय। ये सीकम वाला भाग है यहाँ पर, और इस सीकम वाला जो भाग होता है यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्रेमी रूपी परिशिशिका। क्या बोलेंगे बेटा? क्रेमी रूपी परिशिशिका। क्रेमी रूपी परिशिशिका जो होती है इसके द्वारा पाचन नहीं होता, क्रेम रूपी परिशिशिका। तो 3 भाग सीकम, उसके बाद ये उल्टी यू आकार का जो भाग है ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये कॉलम कहलाता है। और ये कॉमा जैसा भाग है ये इस तरीके से ये चल रहा है। ये लास्ट वाला भाग ये आपका मलाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? मलाशय। ये जो मलाशय होता है इसमें मल इकट्ठा रहता है। क्या इकट्ठा रहता है? मल। ये जो कॉलन वाला भाग होता है इसमें भोजन का अवशोषण किया जाता है, और इसमें जो भोजन का अवशोषण होता है वो तरल भागों का सर्वाधिक अवशोषण होता है। एक बार फिर से रिपीट, बीच में लाइट चली गई थी। बड़े आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कॉलन और मलाशय। कॉलन वाला जो भाग होता है वो उल्टी यू आकार का भाग होता है। इस भाग में भी
छोटी आंत की तरह रसांकुर या बिलाई पाए जाते हैं जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। अवशोषण सतह का क्या बढ़ाते हैं? क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। अब इस भाग के द्वारा ज्यादातर किसका अवशोषण किया जाता है? तरल पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। मलाशय पेशीय संरचना है, चौड़ी संरचना है जिसमें मल का एकत्रीकरण किया जाता है और इस मलाशय का जो पश्च भाग होता है वो संकरा होकर के एक लंबी नली के रूप में खुलता है जिसको बोलते हैं गुदा। क्या बोलते हैं बेटा? उसको गुदा कहते हैं। और इसके अंतिम सिरे पर जो छिद्र पाया जाता है इस छिद्र को नाम दिया जाता है गुदा छिद्र। क्या नाम देंगे इसको? गुदा छिद्र। और इस गुदा छिद्र के द्वारा मलाशय से मल को बाहर त्याग किया जाता है, या गुदा छिद्र के द्वारा मलाशय से मल को बाहर उत्सर्जित किया जाता है। ये घटना कहलाती है बहिक्षेपण। क्या कहलाती है बेटा ये घटना? बहिक्षेपण कहलाती है। तो ये आज हमने पाचन तंत्र का डायग्राम, उसकी संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया है। सभी स्टूडेंट्स इसको रजिस्टर में बनाएंगे और इसका नामांकन करेंगे। थैंक यू। अब तो